हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, बहुत मज़ा आएगा मुझे पढ़ाने में, राइट। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। पहली बात हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, कि ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या होता है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सिंपल सा मतलब होता है, जब कुछ लोग साथ में आते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर फॉर अ सिंगल पर्पस। उनका एक पर्पस होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में आते हैं, बिजनेस करते हैं। उनका पर्पस क्या होता है? पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। कंपनी में भी यही होता है कि कुछ लोग साथ में आते हैं, कंपनी स्टार्ट करते हैं, उनका पर्पस क्या होता है? बिजनेस करना, पैसा कमाना, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशंस तो है ये सारी की सारी। पार्टनरशिप भी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा मतलब हो गया कि जब कुछ लोग साथ में आएंगे और उनका एक पर्पस होगा। अगर मैं बात करता हूं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो कुछ लोग साथ में आए, लेकिन क्यों आए? उनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनका पर्पस सिर्फ बिजनेस करना नहीं है। उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस है समाज सेवा, सोशल वेलफेयर। मान लो मैं और आप, हम दोनों, ठीक है, साथ में आए। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब कि भाई लोगों में हेल्थ के लिए थोड़ी सी अवेयरनेस लाना। आपको पता है कोविड में घर बैठे बैठे किसी की बैक में पेन हो गया, किसी के हेडेक हो रहा है, किसी के नेक में पेन हो रहा है, बहुत दिक्कतें हो गई। तो हमने कहा कि हम क्या करेंगे, हम जगह जगह योगा कैंप्स शुरू करेंगे। योगा कैंप्स मतलब जहां पे लोग आएंगे और योगा करेंगे। तो हमारा क्या है? हमारा पर्पस क्या पैसे कमाना है? नहीं, हमारा पर्पस पैसे कमाना नहीं है। सो इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कुछ लोग काम कर रहे हैं और उनका मेन पर्पस, उनका इंटेंशन पैसे कमाना बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉफिट कमाना बिल्कुल भी नहीं है। उनका मेन पर्पस है सोशल वेलफेयर, उनका मेन पर्पस है समाज की सेवा करना। मीनिंग बहुत क्लियर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की। अगर आपने सुना हो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ईशा फाउंडेशन, जो सदगुरु जी चलाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो ईशा फाउंडेशन क्या करती है? ईशा फाउंडेशन भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो वहां पे भी योगा के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, लाइफ आपको कैसे जीनी चाहिए, तो वो बहुत सारी चीजें वहां पे होती है। वो भी क्या है? एनपीओ। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि क्या जो हमारी एनपीओ होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो पैसे कमा ही नहीं सकती? मतलब क्या वो बिजनेस कर ही नहीं सकती? नहीं। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है? यहां पे मेन वर्ड है इंटेंशन। इंटेंशन मतलब लेट्स से मैंने और आपने एक एनपीओ शुरू किया था, राइट। हमने एनपीओ शुरू किया था योगा अवेयरनेस के लिए, राइट। अब मान लो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक हेल्दी ड्रिंक बेच रहे हैं। हमने एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक बनाई है। हेल्दी ड्रिंक मतलब जिसमें कोई ऐसे कुछ खराब चीज नहीं है, ठीक है। जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उससे बहुत बढ़िया, बहुत कुछ अच्छी चीज उसमें डली हुई है। मान लो वो हेल्दी ड्रिंक आप बेच रहे हो 10 रुपए की। कितने की? 10 रुपए की। आपको बनाने की कॉस्ट आई 8 रुपए की, तो 2 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आपका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना था? नहीं ना। क्या आपका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना है? बेशक आप बिजनेस कर रहे हो, ईशा फाउंडेशन भी बिजनेस करती है। उनकी एक प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां पे वो सामान बेचती हैं, राइट। और अच्छे खासे प्राइस पे बेचती हैं। ऐसा नहीं कि आपको फ्री में दे रही है, बहुत महंगे प्राइसेस होते हैं। लेकिन क्या उनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना है? नहीं। तो जो भी वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, उन प्रॉफिट को भी वो क्या कर रहे हैं? उन प्रॉफिट को भी वो सोशल वेलफेयर के लिए यूज कर रहे हैं। कोई वो प्रॉफिट घर लेके नहीं जा रहा। मैं और आप जो एनपीओ शुरू कर रहे हैं, अगर उस एनपीओ में हम कोई बिजनेस कर भी रहे हैं, बिजनेस से मैं कोई पैसा कमाऊंगा भी, तो वो पैसे भी क्या होंगे? सोशल वेलफेयर के लिए ही यूज होंगे। घर लेके जाऊंगा नहीं मैं उससे कोई कार या बाइक परचेज नहीं करने वाला हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? राइट। तो एनपीओ क्या हुआ? जब कुछ लोग, और उन कुछ लोगों को मैं क्या बोलता हूं? उन कुछ लोगों को मैं बोलता हूं मेंबर्स। यहां पे कोई ओनर नहीं होता है। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर होता है, कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं। यहां पे क्या होते हैं? सिर्फ मेंबर्स होते हैं। मैं और आप कौन है? मेंबर। अगर कोई और भी हमारे इस एनपीओ में जुड़ना चाहेगा, वो जुड़ सकता है, और वो भी क्या बन जाएगा? मेंबर। तो एनपीओ कैसे शुरू हुई? हम कुछ लोग आए जिनका एक मेन पर्पस है। पहली बात तो पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोशल वेलफेयर करना है। हम कुछ लोग आए जिनको हम क्या बोलते हैं? मेंबर्स बोलते हैं, और वो काम करते हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। क्या वो बिजनेस कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन जो वो बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस करने का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। अब देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो,
अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो यार, उसको रन करने के लिए पैसे तो चाहिए ना, यस और नो, पैसे तो चाहिए। अब पैसे वो कहीं से भी आ सकते हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वहां से आ सकते हैं, राइट। और क्या होता है, जैसे हम मेंबर्स हैं, हमने कुछ पैसे उसमें डाल दिए तो पैसे तो आ सकते हैं, लेकिन जो भी पैसे आ रहे हैं वो किसके लिए यूज होंगे, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज होंगे। क्या बेसिक मीनिंग समझ में आ गया कि एनपीओ होती क्या है, राइट। अब देखो, सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एनपीओ में अकाउंटिंग करनी क्यों है, क्यों करनी है, क्योंकि एनपीओ की भी कुछ इनकम्स होती है, एनपीओ की भी कुछ इनकम्स होती है और एनपीओ की भी कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं। अब इनकम कैसे हो सकती है, देखो यार, जब मैं और आप मिलके एक योगा अवेयरनेस शुरू कर रहे थे तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमें पैसा चाहिए, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें पैसा चाहिए, तो पहले जो पैसे चाहिए होंगे वो कहाँ से आए होंगे, मैंने और आपने मिलके पैसे डाले होंगे, हाँ या ना, मैंने और आपने मिलके कुछ पैसे डाले होंगे उस एनपीओ में। तो जो मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी एनपीओ के मेंबर्स हैं वो कुछ पैसे डालते हैं एनपीओ में ताकि एनपीओ को रन कर सके। तो ये सब्सक्रिप्शन कौन दे रहा है, ये सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं मेंबर्स। मैं और आप एक मेंबर है, अगर कोई और मेंबर आएगा तो उसको भी क्या करना होगा, सब्सक्रिप्शन देनी होगी। कोई और मेंबर बनना चाहता है उसको भी क्या करना होगा, सब्सक्रिप्शन देनी होगी। अब देखो, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ या ना, तो इसलिए कुछ लोग जिनके पास टाइम तो नहीं है काम करने के लिए, जिनके पास पैसे बहुत है, वो क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं। तो आप कई बार क्या करते हो, आप कई बार किसी मंदिर में जाते हो या कहीं भी जाते हो, राइट, तो वहां पे आप कुछ ज्यादा टाइम नहीं दे सकते लेकिन आप पैसे डोनेट कर सकते हो। तो आप क्या करते हो, वहां पे कुछ डोनेशन देते हो, तो हमें क्या मिल सकती है, डोनेशन मिल सकती है। उसके बाद हम कुछ क्या कर सकते हैं, एंट्रेंस फीस लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, एंट्रेंस फीस। अब एंट्रेंस फीस का मतलब क्या होता है कि हमने बोला कि अगर हमारी एनपीओ में किसी को मेंबर बनना है तो सबसे पहले उसको मेंबर बनने के लिए कुछ एंट्रेंस फीस देनी होगी। क्या देनी होगी, कुछ एंट्रेंस फीस, और उसके बाद वो रेगुलरली क्या देगा, सब्सक्रिप्शन। तो एंट्रेंस फीस भी क्या है, एनपीओ की इनकम है, यस और नो। उसके बाद हो सकता है कि भाई आपकी लाइफ मेंबरशिप फीस हो। देखो, इन सब का मीनिंग हम बहुत डिटेल में बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको सिंपली बता रहा हूं कि एनपीओ की इनकम क्या क्या हो सकती है। लाइफ मेंबरशिप फीस। अब लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब क्या होता है, आपने कहा कि अगर आपको लाइफ टाइम के लिए मेंबर बनना है, एक ही बार पैसे दे दो। क्या बोला आपने कि आपको हर महीने सब्सक्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार हमें पैसे दे दो, अच्छा खासा अमाउंट होगा, बड़ा अमाउंट होगा, आप लाइफ टाइम के लिए हमारी एनपीओ के मेंबर बन जाओगे। उसको मैं क्या बोलूंगा, लाइफ मेंबरशिप फीस। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे उसके इनकम्स हैं। एक्सपेंडिचर होंगे, एक्सपेंडिचर क्या होंगे, जो भी आप काम कर रहे हो। लेट्स से अगर हम योगा अवेयरनेस कैंप्स चला रहे हैं तो कैंप को रन करने के लिए कुछ हमें क्या करना होगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। योगा ट्रेनर्स मंगवाने पड़ेंगे तो उनको हमें सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए एनपीओ की अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग करना जरूरी तो है ना भाई। अब आप बोलोगे सर पैसे तो कमा नहीं रही, प्रॉफिट तो है ही नहीं ना, प्रॉफिट तो कमा ही नहीं रही है, तो क्यों करनी है अकाउंटिंग। मुझे एक बात बताओ, अगर हम मेंबर्स हैं बहुत सारे, तो क्या आप ये जानना नहीं चाहोगे कि जो भी पैसे एनपीओ में आए थे वो खर्च कहाँ हुए, उसका हिसाब किताब क्या था, किसने कहाँ कहाँ खर्च किया, कितने पैसे बचे हुए हैं, और क्या कर सकते हैं। जानना चाहोगे, नहीं जानना चाहोगे, एज ए मेंबर भी आप जानना चाहोगे। जो डोनेशन देता है, मान लो अच्छी खासी किसी ने डोनेशन दी है, तो उसको भी पता होना चाहिए कि भाई जिस एनपीओ में वो डोनेट कर रहा है वो एनपीओ बिल्कुल सही है, कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, जितने पैसे उनके पास आ रहे हैं वो पैसे एक्चुअली सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज हो रहे हैं, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज नहीं हो रहे हैं। तो अकाउंटिंग करना तो जरूरी है ना भाई, कि पैसे आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, पैसे खर्च हुए हैं तो कहां पे हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, कितने आपके पास एसेट्स हैं। एनपीओ के पास भी एसेट्स होंगे। मान लो अगर हम योगा अवेयरनेस कैंप शुरू कर रहे हैं, राइट, तो हमने कोई जगह भी ली होगी, हमने मान लो कोई बिल्डिंग परचेज कर ली, हमारे पास कुछ फर्नीचर भी होगा, बहुत कुछ होगा, हमारे एसेट्स ही है सारे के सारे, राइट। कुछ लाइबिलिटीज भी हो सकती है। अगर मान लो आपने योगा के लिए वो योगा मैट आता है, योगा मैट आपने लिया, उधार पे ले लिया, तो आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं। बैंक से मान लो थोड़ा सा आपने लोन ले लिया, आपके पास अभी पैसे नहीं है, तो लोन भी हो सकता है। तो अकाउंटिंग जैसे आप करते हो वैसे ही होगी, कुछ खास अलग नहीं होगी। तो अगर मैं बात करूं कि एनपीओ में आपको कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो बेसिकली आपको 3 अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। सबसे पहला अकाउंट आता है आपका रिसीट्स एंड पेमेंट का। कुछ नहीं है ये, देखो आपने पढ़ा हुआ पहले भी, रिसीट्स एंड पेमेंट। अब आप बोलोगे सर ये तो नया अकाउंट है, नया अकाउंट नहीं है दोस्तों, ये कुछ नया अकाउंट नहीं है।
आपने कैश अकाउंट पढ़ा तो बिल्कुल कैश अकाउंट है, बस कैश अकाउंट को इन्होंने क्या कर दिए हैं, नए कपड़े पहना दिए, राइट। क्या कर दिए, नए कपड़े पहना दिए, और क्या बोला, रिसीट्स एंड पेमेंट। बिल्कुल उसी तरीके से बनता है, पैसे आएंगे तो डेबिट साइड, जाएंगे तो क्रेडिट साइड, वही सब चीजें हैं, राइट। इसके बाद जो आपका सेकंड अकाउंट आता है उसको हम बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब आप बोलोगे सर ये भी एक नया अकाउंट है, तो मजे की बात ये है कि ये भी कोई नया अकाउंट नहीं है। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नए कपड़े पहना दिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बात ये है कि सर नाम चेंज क्यों किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही रहने देते ना, नाम इसलिए चेंज किया, क्या प्रॉफिट कमा रहे हो, नहीं, आपका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना है क्या, तो प्रॉफिट वर्ड नहीं आना चाहिए ना, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रिप्लेस कर दिया किससे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। और थर्ड जो है वो तो आप बनाते आ रहे हो, वो है आपकी बैलेंस शीट, वो बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे आप बनाते आ रहे हो। एसेट्स, लायबिलिटीज, वही सब चीजें आपकी बैलेंस शीट में आने वाली है, इसका नाम चेंज नहीं किया गया। तो ये 3 अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एग्जैक्टली लाइक कैश अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, बैलेंस शीट तो बनती ही बैलेंस शीट की तरह है। ओके, सो अभी हम फटाफट से क्या करेंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट को समझेंगे कि रिसीट्स एंड पेमेंट कैसे प्रिपेयर होता है, उसमें क्या क्या चीजें आती है, क्योंकि बहुत आसान है, कुछ भी नया नहीं है उसमें। जल्दी से देखो रिसीट्स एंड पेमेंट क्या होता है। हमने देखा कि रिसीट्स एंड पेमेंट क्या है, एक तरीके से कैश अकाउंट की तरह है, लेकिन क्या एग्जैक्ट कैश अकाउंट की तरह बनता है, सिर्फ एक डिफरेंस है। एक डिफरेंस क्या है, जब कैश अकाउंट में आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हो या कैश बुक में आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, तो वो नॉर्मली क्या होती है, हमेशा डेट वाइज होती है कि अगर आपको इस डेट पे इतना कैश रिसीव हुआ तो आपने कैश बुक में या कैश अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, राइट। लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट में क्या है, रिसीट्स एंड पेमेंट इज एक्चुअली अ समरी। समरी का मतलब क्या है कि आपको डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करना होता, आपको क्या करना है, आपको देखना है कि लेट्स से कोई एक पर्टिकुलर नेचर है, जैसे सब्सक्रिप्शन है, तो आपको देखना है कि आपको टोटल सब्सक्रिप्शन पूरे साल में कितनी रिसीव हुई है, बस वो रिकॉर्ड करना है। ये नहीं कि भाई 1 अप्रैल को इतना अमाउंट आया एज सब्सक्रिप्शन, फिर 1 मई को इतना आया, फिर अगले महीने इतना आया, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। पूरे साल में टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई वो आप वहां पे डाल दोगे, एंट्रेंस फीस पूरे साल में कितनी रिसीव हुई वो वहां पे डाल दोगे, अगर खर्चे हैं तो पूरे साल में आपने कितने सैलरी पे करी है वो वहां पे डाल दोगे। तो आपको डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करना होता, इसलिए इसको क्या बोला गया, समरी ऑफ द कैश बुक। कैश बुक में क्या था, आपको डेट वाइज रिकॉर्ड करना था, ये क्या है, उसकी एक तरीके से समरी है ना। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ टोटल अमाउंट को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये तो बहुत आसान हो गया। अब देखो रिसीट्स एंड पेमेंट इतना आसान क्यों है, क्योंकि आपको बस देखना क्या है कि आपको पूरे साल में कितना कितना अमाउंट रिसीव हुआ, पूरे साल में कितनी कितनी पेमेंट आपने करी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ किस नेचर की पेमेंट करी है, पैसा कहाँ से आया, भाई वो किस तरीके का पैसा है, कुछ नहीं देखना। आपको ये भी नहीं देखना कि वो पैसा एक्चुअली में पिछले साल मिलना चाहिए था लेकिन इस साल मिल रहा है या एडवांस मिल गया। आपको सिर्फ क्या देखना है कि इस ईयर में, ड्यूरिंग दिस ईयर आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ वो रिकॉर्ड करना है, आंख बंद करके रिकॉर्ड करना है। अच्छा पैसे मिले हैं तो रिकॉर्ड कर दो, पैसे गए तो रिकॉर्ड कर दो, इतना आसान है, राइट। देखो फटाफट से आपको करना क्या है, ये आपका रिसीट्स एंड पेमेंट का एक फॉर्मेट है, इसका क्वेश्चन मैं आपको एक कराऊंगा। तो डेबिट साइड में जैसे कि आपको पता है कि डेबिट साइड में क्या होगा, जब पैसे आपके पास आएंगे, जब आपके पास कैश या बैंक आएगा, कैश और बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा, तो कहाँ आता है आपका डेबिट साइड पे, क्योंकि है तो क्या, ये है तो एक तरीके से एसेट ही ना। कैश और बैंक आपका क्या होता है, एसेट, और एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, एसेट जब भी डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, यही करते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पे, सबको पता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कैश और बैंक का अलग अलग अकाउंट है, कैश अकाउंट आपने अलग प्रिपेयर करा है, बैंक अकाउंट अलग प्रिपेयर करा है, तो दोनों का बैलेंस आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि और कोई अकाउंट तो आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, ना तो आप कैश अकाउंट अलग से प्रिपेयर कर रहे हो, ना ही आप बैंक अकाउंट अलग से प्रिपेयर कर रहे हो, आप सिर्फ क्या बना रहे हो, रिसीट्स एंड पेमेंट। तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इसी अकाउंट में आएंगे, बेशक अमाउंट आपको कैश में रिसीव हुआ हो, चेक में रिसीव हुआ हो, बैंक में ट्रांसफर कर दिया हो, सबका सब कहाँ पे आने वाला है, रिसीट्स एंड पेमेंट में ही आने वाला है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद रेवेन्यू रिसीट्स। अब रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, कैपिटल रिसीट्स क्या होती है, इसकी डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आपको क्या समझना है, वैसे तो आपको पता होगा, रेवेन्यू मतलब जो रेगुलर नेचर रिसीट्स होती है, जो एनपीओ की नॉर्मल बिजनेस रिसीट्स होती है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन आपको मिलती रहती है, मेंबर से मिलती रहती है, आपने कुछ सेल करी है या कुछ भी करा है, ये आपकी क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स है। आपको बेसिकली रिसीट्स एंड पेमेंट में क्या ध्यान रखना है, पैसा आया तो डेबिट साइड पे, पैसा गया तो क्रेडिट साइड पे, बेशक वो कोई भी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हो,
कोई भी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे कैसे आ गई है मुझे पता नहीं, ठीक है, इसको हटाओ, ठीक है। और एक्सपेंडिचर कहाँ पे आएगा, एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड पे। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि आपको कैश और बैंक दोनों के ही ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पे लिखने हैं। अब आपको पता है कि भाई कैश का तो क्रेडिट बैलेंस हो नहीं सकता ना, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, लायबिलिटी, यस और नो। अगर आप किसी का भी बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिख रहे हो ओपनिंग बैलेंस, तो इसका मतलब वो लायबिलिटी है। अब कैश का क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये है कि आपके पास 100 रुपए थे लेकिन आपने 120 खर्च कर दिए, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो कैश का हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, याद आया, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि बैंक अकाउंट में पैसे तो कम थे लेकिन पेमेंट ज्यादा की हो गई, हो जाती है जब बैंक आपको क्या देता है, एक छोटा सा लोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अगर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दे रखा है तो वो कहां पे आएगा, वो आएगा आपके क्रेडिट साइड पे। बाकी जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे, जितने भी, ये मैंने आपको बाइफिकेट करके दे रखे हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। रिसीट्स एंड पेमेंट में आपको कुछ बाइफिकेशन नहीं करनी, नॉर्मली बस आपको क्या लिखना है, जो पैसा आया वो डेबिट साइड पे, जो पैसा गया वो क्रेडिट साइड पे, बस। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपके क्लोजिंग बैलेंसेज आ जाएंगे, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश का क्लोजिंग बैलेंस, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। और अगर बैंक का क्लोजिंग बैलेंस भी क्या आ रहा है, क्रेडिट, ठीक है, वो आपको कहां लिखना होगा, वो आपको यहां लिखना होगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो बैंक का बैलेंस होगा। एक क्वेश्चन कराऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ही नहीं कुछ इसमें। देखो फटाफट से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन प्रिपेयर द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले क्या है, कैश इन हैंड, मतलब कैश का ओपनिंग बैलेंस, तो आपने कहां लिखा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे बैंक का दे नहीं रखा तो सिंपली आपने सिर्फ कैश का लिख दिया। अब देखो क्या है, सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन आपको पता है, क्या पता है आपको कि भाई सब्सक्रिप्शन तो आपको मिलती है, पैसे रिसीव होते हैं, तो वो कहाँ आएगी, डेबिट साइड पे। ये आ गया आपके 37,600। डोनेशंस, अब डोनेशन आपको मिलती है ना भाई, एनपीओ को डोनेशन मिलती है, अगेन पैसे मिले, कितना आ गया, 8,000 डेबिट साइड पे। एंट्रेंस फीस, मेंबर्स आपको एंट्रेंस फीस देते हैं, एंट्रेंस फीस देते हैं 4300 की, अगेन कहाँ गई, डेबिट साइड पे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, रेंट विच इज रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल्स। अब देखो कोई भी आपका क्लब है, ठीक है, आपने उसको रेंट पे दे दिया, आपको रेंट रिसीव हुआ ना, आपको देखना ही नहीं है कि किस चीज का पैसा रिसीव हुआ है, रिसीव हुआ, डेबिट साइड पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस आपने पे करे तो वो आपके आ गए क्रेडिट साइड पे, ठीक है। टैक्सेस पेड, आपने टैक्स पे करा, अगेन आपके क्रेडिट साइड पे, ठीक है। उसके बाद सैलरीज आपने पे करी होगी 21,500 की, वो भी कहाँ आ गई, क्रेडिट साइड पे। अब ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, अब ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है, फटाफट से समझते हैं। ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है, देखो अब मान लो आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन होता है, क्या होता है एनुअल फंक्शन, मान लो आपने किसी चीफ गेस्ट को बुलाया, मान लो आपने MS धोनी को बुलाया, ठीक है, एज अ चीफ गेस्ट। अब MS धोनी आए हैं, उन्होंने थोड़ी बहुत आपको मोटिवेट किया, थोड़ी स्पीच दिया, कुछ भी दिया। अब क्या होता है कि भाई जो स्कूल है उनको कुछ फीस पे करेगा, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कुछ फीस पे किया इन देयर ऑनर। अब वो आए हैं एज अ चीफ गेस्ट, तो उन्होंने क्या करा, उनको कुछ पेमेंट करिए, उसको हम बोलते हैं ऑनरेरियम, ठीक है। अब सैलरी क्या होता है, सैलरी होता है कोई एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है, उसको पेमेंट हो रही है। MS धोनी आपके जो भी स्कूल है या कुछ भी इंस्टीट्यूशन है उसके एम्प्लॉय नहीं है, वो सिर्फ एज अ चीफ गेस्ट आए और स्कूल ने उनको कुछ पेमेंट करी है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑनरेरियम। जैसे कॉलेज होता है, कॉलेज में क्या होते हैं, गेस्ट लेक्चरर होते हैं, मतलब जो कभी कभी आते हैं, तो स्कूल उनको क्या पे करता है, ऑनरेरियम पे करता है। बात समझ में आ गई, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑनरेरियम। पेमेंट हुई है ना, पेमेंट हुई है तो क्रेडिट साइड पे कर दी, कहाँ गए आपके, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, एनपीओ ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, आपको पैसे मिले हैं 2950, पैसे मिले तो मतलब डेबिट साइड पे, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हुआ 350 का, आपने पे कर दिया, 350 यहाँ पे आ गया। पेटी कैश एक्सपेंसेस, छोटे मोटे चाय नाश्ते के खर्चे, ठीक है, 900 यहाँ पे आ गया। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, पे कर दिया। आपको कुछ नहीं करना, इतना ही आसान है। पैसे मिले तो डेबिट साइड पे, पैसे गए तो क्रेडिट साइड पे, और लास्ट में आपको क्या निकालना है, क्लोजिंग बैलेंस। ये है आपका रिसीट्स एंड पेमेंट, बहुत आसान था, कुछ नहीं है इसमें, राइट। आज के लिए इतना ही करेंगे, ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, एनपीओ का इंट्रोडक्शन हो गया, मैंने आपको बता दिया कि एनपीओ का मीनिंग क्या होता है, बहुत अच्छी डिस्कशन थी। उसके बाद हमने देखा कि एनपीओ को कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, उनका मीनिंग मैंने आपको बताया, और उसके बाद रिसीट्स एंड पेमेंट कैसे प्रिपेयर होगा वो मैंने आपको बता दिया। तो आज की इंट्रोडक्शन क्लास थी, आगे आगे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे। ईजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्ट लेके करोगे तो बहुत मजा आएगा,
राइट। अगर आपको समझ में आ गया, आपको पता है, वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले। इस चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो टेंशन मत लो। बस आपको करना क्या है, आपको वीडियोस बहुत ध्यान से देखनी है, समझना है जो मैं आपको कहूँगा, आपको होमवर्क करना है, घर पे रिवाइज करना है, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो, ये नोट्स मैंने आपके लिए बनाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।